हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनो केमिस्ट्री में। तो अपनी बढ़ते हुए सीरीज में आज हम आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल का एक यूनिट केमिकल काइनेटिक्स को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। केमिकल काइनेटिक होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज ही हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम कवर करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन और विद उसके एग्जाम्पल। तो दरअसल एक चीज आप मान के चलिए स्टूडेंट्स, हम जितने भी फिजिकल के जितने यूनिट करेंगे, जो भी टॉपिक उसके अंदर हम डेली कवर करेंगे ना, उसका एग्जाम्पल उसी दिन साथ ही साथ करते रहेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि फिजिकल और ऑर्गेनिक, अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो फिर बेकार है। आपने जो भी प्रैक्टिस के मतलब जो भी आपने पढ़ा है, ठीक, बिना प्रैक्टिस के वो बिल्कुल एक भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स वर्ड ये मतलब आया कहाँ से? काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड में ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब हम इंग्लिश में क्या समझते हैं? मीजरमेंट। क्या समझते हैं इसका मतलब? हम मीजरमेंट होता है काइनेटिक का मतलब। ठीक, तो काइनेटिक का मतलब मेजरमेंट होता था। तो केमिकल काइनेटिक क्या हो जाएगा आपका? कि मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ केमिकल, मेजरमेंट ऑफ केमिकल, हम इसी को स्टडी करने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ केमिकल। ये तो इसका मतलब हो गया। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपका कोई भी रिएक्शन है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा, पॉसिबल होगा या नहीं? ठीक है, ये रिएक्शन आपका फिजिबल है, पॉसिबल होगा या नहीं, ये हमें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स। जो रिएक्शन की फिजिबिलिटी है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी है, ये हमको कौन बताता है? ये हम थर्मो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का रेट क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स क्या पढ़ने वाले हैं कि जो रिएक्शन हमारा हो रहा है उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या होगा, उसकी स्पीड कितनी जल्दी होगा, कितना इस मतलब रिएक्शन होने की स्पीड क्या होगी, जल्दी होगा या धीरे होगा, उसमें कितने उसके मैकेनिज्म होंगे। जो उसकी मैकेनिज्म और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, वो हम करते हैं केमिकल काइनेटिक में। क्या? रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म की। ठीक है, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं? काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में जो स्टडी होती है वो हमारा होता है काइनेटिक के बारे में। अब एक चीज और आपको बता दूं, ये जैसे ये मैंने अपना जो सेशन था, ये इसके पहले मैंने ले लिया था, मतलब कुछ दिन पहले मैंने सेशन के ले लिया था। उसमें हुआ क्या कि बीच में मेरा माइक जो है वो ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से पूरा प्रॉपर वॉइस हो नहीं पाया। तो मैंने जो कंटेंट लिखा है मैं आपको दोबारा आज फिर से वो एक्सप्लेन करूँगा, ऐसा नहीं है। बस वो मैंने अपना पुराना जो स्लाइड यूज कर लिया, उसके लिए आप माइंड मत करना कि मास्टर पुराना वाला लिखवा के लाके छपवा रहे हैं। ठीक है, वो बार बार लिखने से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए वो किया है। आप लिए लिख लीजिए आप, केमिकल काइनेटिक होता क्या है। देखिए, हमने बताया मेजरमेंट ऑफ केमिकल्स, तो उसके अंदर जो जो भी लिखना है पूरा आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो वो भी साथ ही साथ पूरा हम करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, केमिकल काइनेटिक किसे कहते हैं। ठीक, वही है ना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जहाँ पे क्या डील करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमने बताया। नेक्स्ट हमारे पास एक नया टर्म आया था, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट। ये रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? तो रेट को बेसिकली डिफाइन करते हैं कि जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम विल बी कॉल्ड रेट ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है फिक्स टाइम इंटरवल में, उसे हम क्या कहते हैं? R इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, जिसे हम लिखते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, इसका कोई सेंस क्या निकलता है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डेल्टा सी आपका क्या होता है?
चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन और डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन रिएक्टेंट, सॉरी चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अच्छा, जो चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है वो या तो रिएक्टेंट में चेंज होगा या फिर प्रोडक्ट में। तो अगर आपका चेंज रिएक्टेंट में होता है तो वो नेगेटिव, प्रोडक्ट में पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन जब आप कराते हैं, आप कोई भी रिएक्शन जब कराते हैं तो आप देखते हैं कि रिएक्टेंट का ही कुछ कंसंट्रेशन है, इनिशियल अमाउंट हो, वो जो कि कंज्यूम होकर कहां आपका जा रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन होने के लिए आप कुछ लेंगे, कोई रिएक्टेंट लेंगे, वही रिएक्टेंट ही तो आपको कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसलिए जो रिएक्टेंट होता है वो हमारा कैसा? नेगेटिव, और प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या ये फिक्स्ड है कि जो हमारा रेट होता है वो सिर्फ कंसंट्रेशन के ही टर्म में, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन? नहीं, तो रेट को हम चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन मास, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, किसी के भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको देख लीजिए, ये किसके टर्म में है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ये मास, और ये किसके टर्म में? प्रेशर के टर्म में है, और ये वाला आपका है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में। ठीक है, ओके। तो रेट हुआ, रेट हमारा हो गया। अब हम आगे क्या देखते हैं कि टाइप ऑफ रेट। क्या देखते हैं कि टाइप ऑफ रेट, रेट कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ रेट के बारे में देखते हैं। तो रेट हमारा ये दो टाइप का होता है। ठीक, ये हमारा दो टाइप का होता है। पहला आपका होता है एवरेज रेट, और दूसरा आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, पहला क्या होता है? एवरेज रेट, दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। एवरेज रेट दरअसल जब हम लेते हैं तो वो हम किसी एक लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात करते हैं। एवरेज रेट में हम एक लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात करते हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा चेंज होता है बस हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको बहुत शॉर्ट टर्म में समझा गया, ये क्या होता है? ये होता है आपका लॉन्ग टाइम इंटरवल, और ये आपका शॉर्ट टाइम इंटरवल। ओके, ये आप समझिए। इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जब आप एवरेज को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आप रिएक्टेंट के लिए, जैसे आप कोई रिएक्शन है ए से बी, सपोज कीजिए आपका कोई रिएक्शन है ए से बी, तो रिएक्टेंट के लिए चेंज इन, ये रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ऑफ बी बाई डी टी। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इसमें डेल से किया जाता है, इसमें और स्मॉल रिप्रेजेंटेशन से, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एक मैंने आपको एक और चीज इसमें समझाई थी। अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ से मतलब एक एक करके थोड़ा इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एवरेज रेट के बारे में बताया। ये क्या होता है? इट इज डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड इन एज अ लॉन्ग टाइम इंटरवल। जब लॉन्ग टाइम इंटरवल में चेंज करते हैं तब हम इसकी बात करते हैं। हाँ, जिसमें रेट आपका क्या होता है? हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक, अब इसी को थोड़ा हम ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा डिटेल में ग्राफ में होता क्या है। ठीक, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए मैंने यहां पे दो ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। ओके, हाँ, ये कलर, सॉरी, ये देखिए मिट जाता है, इसीलिए यही थोड़ा इसका डिसएडवांटेज, नहीं तो मैं मिटा के फिर से एक्सप्लेन करने वाला था, पर ये अभी इसको इरेज नहीं कर सकते। ये रहा, इस तरीके से हमको इरेज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो हम टाइप ऑफ रेट को इसको देखते हैं, मतलब जो एवरेज रेट है इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो हम देखते हैं हमारे पास दो है। ठीक, एक रिएक्टेंट के लिए मैंने आपको ग्राफ बताया और दूसरा मैंने बताया है प्रोडक्ट के लिए। हाँ, तो ग्राफ किसके किसके बीच है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच है, जो हमने ग्राफ ड्रा किया है। ठीक, ये हमारा एक पॉइंट हुआ और ये एक। T1 पे कंसंट्रेशन C1 था,
T2 पे कंसंट्रेशन हमारा C2 मतलब ये C2 था। तो जो इसके लिए रेट लिखेंगे, इसके लिए जो रेट हमने लिखा है रिएक्टेंट के लिए है, तो रिएक्टेंट के लिए आपका कोई भी रिएक्शन है, सपोज करो A से B आपका रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाता है माइनस डेल A बाई डेल T। ये क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो अब आप चेंज इन कंसंट्रेशन देखिए, ठीक, जब आपका नेगेटिव टाइम, ठीक है नेगेटिव, और जब आपका टाइम T2 था, ठीक, तो कंसंट्रेशन आपका क्या था C2, और जब आपका टाइम T1 था तो कंसंट्रेशन क्या था C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो रेट कैलकुलेट करते टाइम जब एवरेज रेट लिखेंगे तो इस तरीके से हम यहां करने वाले हैं। और बार बार बता रहा हूं रेट नेगेटिव नहीं हो, ये जो आप ये नेगेटिव साइन देख रहे हैं ना, ये रेट हमारा नहीं नेगेटिव होता है। अभी हम आगे चल के जब क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई किसी तरीके से। तो रेट हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, जो नेगेटिव होता है ये क्या दिखाता है, जो हमारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है वो उसको दिखाता है हमारा, ठीक। उसी तरीके से प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट में ये हमारा पॉजिटिव होता है, इस तरीके से ग्राफ है। तो यहां पर जब रेट ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे डेल बी बाय डेल टी, ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का एवरेज रेट रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो इसमें भी देख लेंगे हम, जब टाइम T2 था तो C2 और T1 पे C1, तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आप इसको भी जब क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका कैसा आएगा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन है, बस ध्यान से सुनने वाली बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर ये नेगेटिव, ये मतलब इधर माइनस और प्लस का रिएक्टेंट के लिए माइनस दिखाते हैं क्योंकि वो उसका कंज्यूम हो रहा होता है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव क्योंकि उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है। इतनी सी बात हमारी है, आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने भी यही दिखाया था, आर एवरेज क्या होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब हम जो है आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इंस्टेंटेनियस रेट पे, कि इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या होता है। तो जैसे हमने देखा एवरेज रेट हमारा होगा, उसी तरीके इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या होता है, ये डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एट अ पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या दिखाता है, रेट चेंज किसी भी रिएक्टेंट, आपको जो रिएक्शन है किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारा चेंज होता है, इसलिए इसको हमने क्या है दिखाया शॉर्ट टाइम पीरियड। क्या शॉर्ट टाइम पीरियड, सपोज करो आपसे ए से बी रिएक्शन जा रहा है तो आर इंस्टेंटेनियस आपका रिएक्टेंट के लिए डी और ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस चीज को ध्यान रखना, किसको स्क्वायर ब्रैकेट में जरूर इस तरह के दिखाना, ठीक है, जो यहां पे इसका कंसंट्रेशन का चेंज होगा, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा रेट हो गया। हाँ, उसके बाद अच्छा इसको हम थोड़ा ग्राफ से भी देख लें, जैसे हमने एवरेज रेट को देखा है उसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट को भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है रिएक्टेंट के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम पे जो इसका चेंज होता है। देखिए ये क्या है, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम कहते हैं ना आप मैथमेटिक की भाषा में। तो यहां पे जो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए फिर से वही जो ये प्रोडक्ट के लिए दिखाया जाता है वो डी बी बाई डी टी, ये एट ए पर्टिकुलर टाइम की बात करें, इसलिए इसमें कोई हमने टाइम इंटरवल की बात नहीं किया, मैंने बस बिल्कुल एक ही टाइम पे उस टाइम कंसंट्रेशन क्या होगा, बिल्कुल एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड की बात करते हैं। यही एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क होता है, देख लीजिए आप इसको। हाँ ओके, नेक्स्ट अब एक हमारे पास और टर्म आता है, रेट तो हमने कवर कर लिया, दूसरी हमारे पास चीज आती है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ, जिसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं, पर डिसअपीयरेंस थोड़ा सा एग्जैक्ट उसको डिफाइन करता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है और रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, ये दोनों वर्ड्स को हम समझते हैं, ठीक। हमारे पास दो वर्ड कौन कौन से आए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जिसको हम ऐसे दिखा लेते हैं, और रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये दो वर्ड हमारे सामने हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये आपको थोड़ा सुन के ही आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है क्या। डिसअपीयरेंस मतलब कंजप्शन, जिस कुछ चीज हमारा है जो कम हो रहा है। अच्छा
कम हो रहा है तो आप तुरंत लिखिए, एक आप रिएक्शन लिखिए। इस रिएक्शन में आपका कौन सा पार्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट वाला या प्रोडक्ट वाला? तो रिएक्टेंट ही कम होगा, उसी से हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना। रिएक्टेंट ही कम होकर हमारा प्रोडक्ट बनाता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसकी बात करेगा हमेशा? ये रिएक्टेंट के लिए होता है। और फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोडक्ट का। तो फॉर्मेशन में किसकी बात करेंगे हम? प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है, एक और चीज थोड़ा ध्यान से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस दोनों हो सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। लेकिन जब हम बात रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन की करेंगे तो ये दोनों ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि पहले तो हमें ये बताना पड़ता था ना रेट ऑफ रिएक्शन में माइनस लगा करके, ये देखिए रिएक्टेंट का है, ये कम हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या डिफॉर्मेशन की, तो ये तो वर्ड खुद ही हमारा बता दे रहा है ना कि जो भी हमारा कंसंट्रेशन है वो डिसअपीयरेंस हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो वहां नेगेटिव साइन का कोई सेंस बनता है नहीं ना। उसी तरीके से जब रेट ऑफ फॉर्मेशन, वो खुद ही बता रहे कुछ ना कुछ आपका जो है इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहां पॉजिटिव वर्ड का कोई मतलब, पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, मतलब नेगेटिव का कुछ चीज नया बन रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये भी पॉजिटिव होगा और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी पॉजिटिव होगा। समझने के लिए आप एक कॉमन से एग्जांपल समझिए, कंफ्यूजन अगर आपको हो रही हो, कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए हैं। अब हो सकता है वो 100 रुपए मेरे भी हों या मैंने किसी से उधार लिया हो। अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो वो पैसा -100 रुपए होगा, या मैं बता दूं उधार लिया है। लेकिन जब मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि ये 100 रुपए मैंने किसी से उधार लिया है, उधार लेने का मतलब मेरे पास -100 रुपए हैं, चाहे मैं उधार बोल दूं और चाहे मैं -100 रुपए बोल, दोनों एक ही बात हुई ना। उसी चीज को रेट ऑफ डिफॉर्मेशन आपका बताता है। ये खुद ही बता रहा है अपने वर्ड में, डिसअपीयरेंस, हम जो कम हो रहा है या रिएक्टेंट कम कौन होता है? रिएक्टेंट, हम उसकी बात कर रहे हैं। और फॉर्मेशन में रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका रेट निकलवाएगा आपसे? जो फॉर्म हो रहा है आपका, मतलब प्रोडक्ट की रेट निकलवाएगा आपसे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप प्लस माइनस की बात करना, लेकिन जब बात आए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और फॉर्मेशन की तो वहां हम हमेशा पॉजिटिव ही यूज करेंगे, वहां प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे। उसी चीज को मैंने आपको आगे डिफाइन करके बताया है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए देखते हैं हम? रिएक्टेंट के लिए, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, रेट ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा वही रेट ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव। ठीक है, और उसी तरीके से आते हुए हमारा नेक्स्ट क्या आता है? रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोडक्ट के लिए चाहे रेट ऑफ रिएक्शन लिखें या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, दोनों हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ऑलवेज। उसी चीज को मैंने यहां पर लिखवा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। हाँ, हम आगे जल्दी चल के हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वहां पे ज्यादा हमारी डिस्कस होगी, ज्यादा चीजें क्लियर भी होंगी। अच्छा, अब रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन की बात है, हम इसके रिलेशन की भी बात कर लेते हैं कि इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा आपके सामने एक रिएक्शन लिख दिया है कि ये रिएक्शन क्या होता है। अब हम उसी को लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन। ये ऑलवेज यहाँ पे प्लस माइनस का कोई मतलब निकलता नहीं, वो कहाँ पे यूज करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में। जब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के यूज में, डिफॉर्मेशन के टर्म में लिखेंगे या डिसअपीयरेंस के, तो वहां पर जिसका हम लिख रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ए का लिख रहे हैं तो उसको लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? जो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। ठीक, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है हमारा? डिसअपीयर हो रहा है। हाँ, और डिवाइड किससे करेंगे? इसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अब प्रोडक्ट आ गया, क्या प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करेंगे? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा फॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन की। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? सी का। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे उसके जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये शायद सब फिर से मिट गया क्या?
चलो कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। हाँ, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी। और नेक्स्ट क्या होगा हमारा, रेट ऑफ किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, डी का, डिवाइडेड बाई डी। ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक, अब इसी में से आपको हो सकता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज आपको जो है इसमें, हाँ आपको इसमें पता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी दे दिया जाएगा और फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ लिया जाएगा। तो जो दिया जाएगा जो पूछा जाएगा उनके बीच कैसा ये इक्वेशन, मतलब जो कैसा रिलेशन वो लिखना, जो गिवन होगा उसको लिखना, जो निकालना होगा उसको, जो कोफिशिएंट्स का इधर उधर मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ एक लास्ट चीज और ये देख लेते हैं, यूनिट ऑफ रेट। ठीक है, एक हम लास्ट चीज देख लेते हैं कि यूनिट ऑफ रेट की बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट, रेट हमारा होता क्या है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मतलब पर यूनिट टाइम। ठीक, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलर और टाइम सेकंड में है। हाँ अच्छा, मोलर क्या होता है, मोल पर लीटर इंटू ये जो सेकंड आपका, ये तो अभी भी यहां पर है ही। हाँ, तो जो आपकी यूनिट होगी रेट की वो क्या हो जाएगी, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कैपिटल एम बाई सेकेंड, या फिर इसको और लिखना चाहें तो मोल पर लीटर इंटू 1 ये जो सेकेंड आपका पहले से ही था, इसको भी लिख लेते हैं। ये आपका यूनिट हो गया। अब लीटर को ऊपर, लीटर और सेकेंड को ऊपर लेके चले जाएंगे तो इनका -1 और मोल आपका ये ऐसे ही रहेगी, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके क्या करते हैं, एक एक करके इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हाँ एक लास्ट चीज और आप ये देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन ये निकालेंगे कैसे, आगे चल के हम यही कैलकुलेट करने वाले सारे एग्जांपल में। रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते कैसे हैं, तो आपका कोई भी रिएक्शन हो गया, आपका कोई भी रिएक्शन हो गया आर से पी, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अगर आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ये निकालना है, अभी हमने देखा था किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, तो ये कैसे निकालेंगे आप हम, बिल्कुल रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रिएक्टेंट का निकालना है, तो रेट ऑफ किसका डिफॉर्म हो रहा है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसका, आर का, और डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, कैसे निकालते रेट ऑफ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते, जिसका भी निकालना है आप उसको लिखिए और डिवाइड किससे कर देना है, उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जैसा हमने यहां पर पहले किया था। ये देखिए जैसे हमने इसका यहां पर निकाला था, आगे चल के भी हम निकालने वाले हैं उसी को। ओके, ठीक है, और अगर नेक्स्ट हम देख लें रेट ऑफ रिएक्शन किसका, प्रोडक्ट की बात कर लें, तो प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे हम, प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन P और डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, देख लीजिए अभी एग्जाम्पल से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे आपके सामने ये पहला एग्जाम्पल है और आपको बोला क्या गया है कि बिल्कुल ये देखिए आपसे बोला जाए आर इंस्टेंटेनियस और आर एवरेज दोनों निकालिए, तो दोनों में अंतर आप तो पता चल गया ना। एवरेज किसके लिए, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, इंस्टेंटेनियस शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। रिप्रेजेंट करने का तरीका आर एवरेज को ट्रायंगल से और इंस्टेंटेनियस को डी से। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो जब हम बात मोस्टली आपको जो निकालना है वो आर इंस्टेंटेनियस से निकालना होगा, हालांकि अंतर कोई होता नहीं है इनमें और एवरेज में। अगर ये रिप्रेजेंट करने की बात करें तो उसकी बात कर रहे हैं, अंतर तो वैसे बहुत होता है। हाँ, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे
कि जो आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और सबसे पहले ये रिएक्टेंट है आपका 2NOBr, तो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव डी ऑफ NOBr डिवाइडेड बाय dt, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जस्ट रेसिप्रोकल्स। नेक्स्ट देखिए आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए प्लस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका रेसिप्रोकल्स डी ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt। नेक्स्ट क्या है Br2 प्लस डी ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय dt। ये आपका आर इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक, अगर इसी तरीके से आर एवरेज बोला जाएगा तो क्या चेंज आएगा इसमें, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये आपका NOBr बाय डेल टी रिप्रेजेंट करने का ये जो तरीका है आपका डी और डेल का, ये चेंज होगा आपका बस। ठीक है, डेल ऑफ Br2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस, इसका आर एवरेज हम आर इंस्टेंटेनियस लिखते हैं, थोड़ा आसान होता लिखना डी, हाँ बस इसलिए। तो जो भी आपका दिया गया बस आपको इतना ध्यान रखना है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव में, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव में, और जो आपका कोफिशिएंट्स है इनका क्या करना है, जस्ट इनका उल्टा करके रेसिप्रोकल्स लेना, क्या -1/2 dA/dt। ठीक है, बाकी -3 dB/dt। नेक्स्ट -4/5 dC/dt। नेक्स्ट क्या है +1/7 dP/dt। और कुछ नहीं आपको करना है, बस इतना ही काम है आपको। ठीक, कि जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है उनको dQ/dt, उनका रेसिप्रोकल्स लेना है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। आपका आर इंस्टेंटेनियस आ गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। नेक्स्ट ये देखिए हमारा इस क्वेश्चन में, ये तो इरेज तो कर ही नहीं सकते, पूरा ही मिट जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बस इसी तरीके से आप रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। अब आपको गलती बिल्कुल होगी नहीं, डी ऑफ NO डिवाइडेड बाय dt, कोफिशिएंट है रेसिप्रोकल्स डी ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt। नेक्स्ट क्या है N2 प्लस होगा डी ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, और ये क्या होगा आपका +1/2 डी ऑफ H2O डिवाइडेड बाय dt। ये आपका ऐसे ही रेट निकालो, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा बोलेगा रेट निकालो। ठीक, तो रेट इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। अब इसमें हो सकता है किसी एक के से वैल्यू दे दी जाए और बाकियों का पूछ लिया जाए, तो करना क्या है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको उधर मल्टीप्लाई करके, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंपली आपको आंसर बताना है, वो हमारा आगे चल के आएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए इसको भी, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम। इसमें इस बार आर एवरेज बोल देगा, तो आर एवरेज में क्या चेंज आएगा, डी की जगह डेल यूज होता है दिखाने में बस। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से, वैसे किया तो है ही। अच्छा, अब एक बात और थोड़ा सा आप देखिए इसको, ओके, ये थोड़ा सा ठीक है। आपके सामने अभी तक आ क्या रहा था, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि आपको एक रिएक्शन दी गई थी, उसको उससे आप क्या लिख रहे थे, उसका रेट लिख रहे थे। अब थोड़ा उल्टा करते हैं, अब हमने क्या किया, मैंने आपको एक दे दिया, खुद ही रेट लिखकर मैंने दे दिया। ठीक है, -1/3, ये
अब तक क्या आ रहा था कि आपके सामने एक इक्वेशन था, आप उसका रेट लिखते थे। अब मैंने खुद ही रेट लिख दिया है। कौन सा रेट लिखा है? आर इंस्टेंटेनियस। आपको क्या इसका बनाना है? इक्वेशन बनाना है। क्या होगा आप खुद सोचिए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, आप खुद लिखिए फिर मैच कराइएगा। अप्रोच क्या होगा आपका कि ये जो नेगेटिव वाले हैं, नेगेटिव किसका होता है? रिएक्टेंट का। और ये जो इनका कोएफिशिएंट्स हैं इनका क्या होता था? रेसिप्रोकल्स। तो यहां भी रेसिप्रोकल्स करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/3 का 3d प्लस b। ये नेगेटिव वाले खत्म। नेगेटिव कहां आ गए? रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कौन होता है? पॉजिटिव। और स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल्स। क्या हो जाएगा? 2c प्लस 4a हो जाएगा कि नहीं? सिंपली रिएक्टेंट और उधर रहा आपका प्रोडक्ट। इस तरीके से दिया रहेगा तो उम्मीद करते हैं आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और देखते हैं और किस टाइप का हम रिएक्शन और हमारा आ सकता है। चलो ये भी देखते हैं, ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपके सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? एक इक्वेशन आपको दिया गया है H2 प्लस I2 से 2HI, जिसमें आपको क्या दिया गया है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसका? H2 का। कितना है वो? 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड। निकालना क्या है आपको? रेट ऑफ फॉर्मेशन HI का। ये आपको फाइंड आउट करना है। ट्राई कीजिए कैसे करेंगे, फिर मैच कराना आप भी। हाँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन जो रिलेशनशिप हमने देखी थी ना, उसी टर्म में सबको लिख लेते हैं। किसका? रेट ऑफ डिसफॉर्मेशन किसका? H2 का, डिवाइडेड बाय 1। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन किसका? I2 का, डिवाइडेड बाय 1। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? HI का, डिवाइडेड बाय 2। क्या आपको दिया गया है? दिया है आपको H2। ठीक है, H2 दिया है, ये निकालना है। लिख लेते हैं इन दोनों में कैसा रिलेशन है। ये भी निकालना जो आपको है रेट ऑफ फॉर्मेशन HI का, यही निकाला है। तो 2 को क्या करेंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन H2 का। और ये तो आपको गिवन ही है 10⁻⁻4। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका रेट ऑफ HI आ गया कि नहीं? ठीक, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देकर कुछ भी एक टर्म आपको दिया रहेगा, एक निकालने को रहेगा। तो जो आपको दिया रहेगा, जो निकालना उसको, बल्कि आप एक काम करते हैं बीच में इसको हटा के उसको अलग से लिख लीजिएगा। जो आपको दिया गया है वो देखिए, जो निकालना है इसको अकेला कीजिए। ठीक है, जो निकालना है उसको अकेला कोफिशिएंट्स का इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली निकाल लो, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। ओके, ये भी देखते हैं। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? a प्लस 2b यहां से 6c प्लस 2d, जिसमें दिया क्या है आपको? माइनस da/dt गिवन है। कितना? 2.6 इंटू 10⁻⁻2 मोलार पर सेकेंड। निकालना क्या है आपको? माइनस dB/dt आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं कि रेट आपका किस टर्म में लिखा गया होगा? इंस्टैंटेनियस वाले में। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका आर इंस्टैंटेनियस लिखते हैं। क्या करते हैं हम? इसका आर इंस्टैंटेनियस लिखते हैं। क्या होगा? माइनस da/dt माइनस 1/2 dB/dt प्लस 1/6 dC/dt प्लस 1/2 d ऑफ d/dt। क्लियर? अब देखो आपने रेट लिख दिया। अब नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, आपको गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। उनके बीच में आपका रिलेशन कैसा है, हमने उनको अलग लिखा। ये हमको गिवन है कितना? 2.6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर पर सेकेंड। और ये आपको निकालना क्या है? 1/2 इंटू माइनस dB/dt। तो ये आपको निकालना है। इस वाले टर्म्स का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपका डी बी बाई डी टी आ जाएगा कि नहीं? कितना आएगा ये? 5.2 10⁻⁻² मोलार पर सेकेंड। हो गया कि नहीं ये? ठीक है। अब अगर इसी तरीके से जैसे आपसे ये, तो चलो आपका आंसर आ गया। अब आपसे कह दिया जाए डीबी बाई डी टी देकर कि चलो अब आप क्या निकालो, डीबी बाई डी टी से इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लो। ठीक, तो चलिए कौन सा निकालते हैं? ये वाले निकालेंगे। तो जो आपको गिवन हो, जैसे हमें ये गिवन है और जो आपको निकालना हो +1/6 डी ऑफ सी बाई डी टी। ठीक, जो निकालना हो उसको क्या करेंगे? अलग कर लीजिए। डी ऑफ सी बाई डी टी, ये कितना बचेगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, हाँ, मल्टीप्लाई होकर 3 इंटू माइनस डी बी बाई डी टी। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, 3 इंटू 5.2 इंटू 10⁻²। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं ए दिया है तो ए से ही सारे टर्म निकालें। ये चारों तो आपस में बराबर है ना, ये चारों टर्म्स ये तो आपस में बराबर ही है ना एक दूसरे के। तो जब बराबर है तो हमें तो बस एक जानना है, उसके बाद हम किसी को भी किसी के बराबर रख के निकाल सकते हैं। ए से बी निकाला, फिर बी से सी निकालेंगे, सी से डी निकाल लेंगे, हमारा सारा आंसर ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपको गिवन है कि आपका एक इक्वेशन है, आपका एक इक्वेशन है 2a से b प्लस 3c, 2a से b प्लस 3c, जिसमें आपको माइनस डी ए बाई डी टी कितना गिवन है? k1a², और ये प्लस हाँ डी बी बाई डी टी आपको गिवन है कितना? k2a², और इसी तरीके से आपको डी सी बाई डी टी गिवन है k3a²। आपको रिलेशन किसके किसके बीच फाइंड आउट करना है? k1 k2 और k3 के बीच आपको रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? k1 k2 और k3। ठीक है, तो ये देख के अंदाजा लग गया क्या लिखा गया होगा? आर हमारा इंस्टेंटेनियस लिखा गया है, क्या होगा? ये हमारा होगा माइनस डी ए बाई डी टी और 1/2 इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी। नेक्स्ट 1/3 डी सी बाई डी टी। निकालना क्या है? k1 k2 k3 के बीच रिलेशन। जो भी वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन का अप्रोच आपका जो होना चाहिए कि आपको दिया क्या है वहां से आप क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आपको जो वैल्यू दी है आप उसको उसमें पुट कीजिए। हमें क्या इसकी वैल्यू गिवन है? k1 a² 1/2, इसकी वैल्यू क्या है? k2 a², इसकी वैल्यू क्या है? k3 a²। कुछ टर्म कैंसिल होगा, कैंसिल करो, आपका क्या आ गया? k1/2 k2 इज इक्वल टू k3/3। ये आपका आंसर आ गया। आप मैच इसको करा लीजिए, तो जैसा भी ऑप्शन दिया हो सकता है। अगर कंप्लीट नंबर दिए तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो आपका 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद सारे टर्म्स में कॉमन निकाल लीजिएगा, जैसा भी ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। शायद हाँ बस इतना ही हमारे पास था। तो इसमें हमने मोस्ट ऑफ जितनी भी सारी वैरायटीज थी वो सारी कवर कर दी हैं। आपको रेट निकालना आ गया, एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट। वहाँ से अगर एक के टर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वो निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपकी है, ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है। जैसे आपका क्या है? ओके, हाँ, आपको जैसे दिया गया हो, क्या आपका कोई इक्वेशन हो 2a से b प्लस 1/3c। हमने बोला था रेट किस किस टर्म में मेजर कर सकते? कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल, मास एंड प्रेशर। तो अभी तक हमने सिर्फ किस में निकाला? चेंज इन कंसंट्रेशन में। अगर हमको मोल के टर्म्स में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तब भी वही होगा, इसके लिए नेगेटिव होगा। बस ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, ये आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, डी ऑफ एन बी बाई डी टी इज इक्वल टू 3 ऑफ एन सी बाई डी टी। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में वो सिर्फ इतना ही पूछ लेता है
कि जैसे यहाँ पर ये वाला टर्म हो गया, वो पूछ लेगा कि ये बताओ कि dNA/dt किसके बराबर होगा। तो आपके सामने है कैसे, माइनस में, तो क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, d(NB/dt) इज इक्वल टू -6 टाइम d(NC/dt). ये हमारा इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक, एक ये हो सकता है। एक लास्टली और आपका रेट से क्वेश्चन बन सकता है। रेट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, ओके, रेट से आपका कैसे बन सकता है, ये देखिए, हाँ, ओके। एक और आपका जो टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि आपको कुछ ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, वो कि ये आपका ऐसे ग्राफ है, ठीक, उसमें कुछ आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके वैल्यूज दे रखा होगा। ये टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ठीक, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है। आपको ऐसे दे दिया कि ये आपका 5 मिनट है, ये 10 मिनट है, ठीक, तो 5 मिनट इसका, फिर ऐसे यहाँ भी आपको कुछ डाटा दिया रहेगा। आपका सपोज करो यहाँ पर कुछ ले लीजिए ऐसे 20 और यहाँ पर 25, तो यहाँ पर जो पूछ लेगा कि इसका यहाँ पर आर एवरेज आप फाइंड करो, तो आर एवरेज क्या होता है, माइनस जो भी आपका दिया है आर, ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है ना आपका, तो रिएक्टेंट के लिए ग्राफ होता है, उसके लिए माइनस चेंज इन इसका जो भी है हायर माइनस, हाँ, T1 टाइम पे क्या है, सबसे पहले T2 पे लिखें, T2 पे 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10 - 5, तो ये आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -5 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका 1 आ जाएगा आंसर, कट के सारे टर्म्स, ठीक। तो यही तरीके आपके हो सकते हैं। ऐसे ग्राफ दिया रहे, ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन दे जाए कि आपका कोई रेट है N2O5 है जो कि आपका डिसोसिएट मतलब डिसअपियर होकर कुछ नया प्रोडक्ट बनाता है, तो जो हमारा एवरेज चेंज आ रहा है उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन में N2O5 का कुछ ऐसे डाटा देगा कि ये डाटा है जो कि मान लो 100 मिनट में आपका कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से आप रेट निकालिए, ठीक, इक्वेशन दे देगा, तो वहाँ से भी आपको अंदाजा लग जाएगा। हाँ, ये डाटा जो मैंने आपको थोड़ा सिंपल दे दिया 5, 10, 20 पे, वो थोड़ा सा गंदा देगा कि ये आपका 2 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 0.092, ये 0.0 और ऐसे कुछ करके वो दे देगा थोड़ा, ताकि आपको डरा दे, ठीक। पर आप परेशान नहीं हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो अप्रोच आपका सही है, मतलब अप्रोच यही है, आपका आंसर सही आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे, हम थोड़ा सीखेंगे ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको डिफाइन करेंगे, फिर हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऐसे आगे जो हम इसको कैरी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।